आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, नेपोलियन हिल। हाँ, लेकिन उनकी वो किताब जो शायद उतनी मशहूर नहीं है जितनी सोचो और अमीर बनो। बिल्कुल। ग्रो रिच विथ पीस ऑफ माइंड। मतलब अमीरी तो ठीक है, पर साथ में मन का सुकून भी। जी। और ये किताब ये हिल के जीवन के उस पड़ाव की देन है जब वो खुद काफी कुछ देख चुके थे। पहले सिर्फ दौलत, शोहरत, वही सब था। हाँ, फोकस उसी पे था। पर बाद में उन्हें समझ आया कि भाई असली चीज है मन की शांति के साथ समृद्धि। यहाँ वो अपनी गलतियों से सीखने की बात करते हैं, बहुत खुलकर। और यही आज हम थोड़ा गहराई से देखेंगे, है ना। हिल ने अपनी जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे, उससे आखिर निचोड़ क्या निकाला, कैसे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सिर्फ पैसा वो काफी नहीं है, अंदर का चैन वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, और हमारे पास जरिया क्या है? हिल की अपनी कहानियां हैं, दूसरे कामयाब लोगों के किस्से हैं, और जाहिर है उनके सिद्धांत। तो शुरू कहां से हुआ था ये सब? हिल मतलब गरीबी से उठे। हाँ बिल्कुल, गरीबी से, और फिर जबरदस्त सफलता देखिए। एंड्रयू कार्नेगी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, बड़े बड़े लोगों के सलाहकार रहे। शुरुआती दिनों में तो फिर अंदाज ही अलग होगा। रोल्स रॉयस, न्यूयॉर्क में बड़ी प्रॉपर्टी। अरे हाँ, नौकर चाकर, वही उनके लिए सफलता का पैमाना था तब। लेकिन फिर वो 1929 वाली मंदी आई, और उससे पहले ही उनके अपने खर्चों ने सब डुबो दिया। अच्छा। तो जब 1967 में ये किताब आई, ग्रो रिच विथ पीस ऑफ माइंड, तब हिल 44 साल के थे, और उनका नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। अब जोर मन की शांति पर था। वो चाहते थे कि लोग उनकी गलतियों से सीखें, पैसा कमाएं, जरूर कमाएं, लेकिन सुकून के साथ। तो चलिए उनकी पहली और शायद सबसे बुनियादी सीख से शुरू करते हैं। अपने मन को जाने, अपना जीवन जिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हिल का मानना था कि हम सबके अंदर अपार क्षमता है, पर उसे बाहर लाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को समझना होगा, उसे कंट्रोल करना होगा, और दूसरों की बातों को हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण वो देते हैं थॉमस एडिसन का। बचपन में सोचिए उनके टीचर ने क्या कहा था, एडल्ड, मतलब दिमाग ठीक नहीं है, कंफ्यूज्ड है। सोचकर भी अजीब लगता है, अगर एडिसन ने वो बात दिल पे ले ली होती तो क्या होता? दुनिया न जाने कितने आविष्कारों से वंचित रह जाती। उन्होंने अपनी सोच पर काबू रखा। स्कूली पढ़ाई भले ज्यादा न की हो, पर दूसरों की जो टेक्निकल समझ थी उसका इस्तेमाल किया। हाँ, उसका इस्तेमाल करके वैज्ञानिक रिसर्च को दिशा दी, कमाल कर दिया। हिल अपनी कहानी भी बताते हैं इसमें। 9 साल के थे जब उनकी मां नहीं रही। पिता, रिश्तेदार सब उन्हें बिगड़ा बच्चा, प्रॉब्लम चाइल्ड मानते थे। फिर उनकी सौतेली मां आई, और उन्होंने हिल में कुछ अलग देखा। उन्होंने कहा, ये लड़का तो बहुत होशियार है, बस इसे एक सही मकसद चाहिए। और ये पहली बार था। हाँ, पहली बार किसी ने हिल के बारे में कुछ अच्छा कहा था, और वो कहते हैं कि इसने उनकी सोच, उनकी जिंदगी बदल दी। यही बात कलाकारों पर भी लागू होती है। मैडम शुमान हिंक, उनके म्यूजिक टीचर ने साफ कह दिया था, तुम कभी सिंगर नहीं बन सकती, आवाज ही नहीं है। और वो दुनिया की महान ओपेरा सिंगर्स में से एक बनी। बिल्कुल। तो मतलब साफ है, अपने मन पर काबू रखो। बाहर की जो नेगेटिव बातें हैं उन्हें रिजेक्ट करो, अंदर मत आने दो। ये अपने मन को जानने वाली बात, ये लक्ष्य तय करने और उस पर अटूट विश्वास रखने से भी जुड़ी है ना? हाँ, सीधी सी बात है। हिल ने फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति मैनुएल एल क्यूजोन की कहानी बताई है। क्यूजोन का सपना था अपने देश को आजाद कराना और राष्ट्रपति बनना। तो हिल ने उन्हें क्या सलाह दी? हिल ने कहा, एक पक्का लक्ष्य बनाओ और एक टाइमलाइन तय करो कि कब तक ये हासिल करना है। अच्छा, सिर्फ लक्ष्य और टाइमलाइन? नहीं, उससे भी जरूरी। क्यूजोन ने एक एफर्मेशन तैयार किया, मतलब एक ऐसा वाक्य जिसे वो रोज दोहराते थे। क्या था वो वाक्य? कि मैं अपने मन में ऐसी कोई राय या ऐसा कोई असर नहीं घुसने दूंगा जो मेरे लक्ष्य के खिलाफ हो, पूरी तरह फोकस। और नतीजा? नतीजा कमाल का था। ठीक 24 साल और 6 महीने बाद वो आजाद फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति बने। 24 साल 6 महीने, ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ये लक्ष्य और उस पर अटूट विश्वास की ताकत थी। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का किस्सा भी तो ऐसा ही है। हाँ, गजब। हाई स्कूल में ही लक्ष्य तय कर लिए थे। सोचिए, सिर्फ $100 नकद थे उनके पास, और हिल की किताब
थिंक एंड ग्रो रिच की एक कॉपी। और उसी से बिजनेस शुरू किया। हाँ, और $160 मिलियन से ज्यादा की कंपनी खड़ी कर दी। हिल ने खुद 10 साल तक स्टोन की कंपनी में जाकर लोगों को ये सक्सेस फिलॉसफी सिखाई। मतलब ये सिद्धांत काम करते हैं। एक और उदाहरण याद आ रहा है, आर्नोल्ड रीड का। ओह हाँ, आर्नोल्ड रीड। वो तो बुरी तरह बीमार थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उम्मीद छोड़ दी थी। फिर एक दोस्त ने उन्हें थिंक एंड ग्रो रिच दी। उन्होंने वो किताब पढ़ी और हिल कहते हैं जैसे उनमें कोई नई जान आ गई, एक नई शक्ति का एहसास हुआ। और वो ठीक हो गए। न सिर्फ ठीक हुए बल्कि एक बहुत कामयाब इंश्योरेंस कंपनी भी शुरू की, ग्रेट कॉमनवेल्थ लाइफ इंश्योरेंस। इसे हिल कहते हैं विश्वास की जादुई शक्ति, मैजिक पावर ऑफ बिलीफ। वाह, तो मन पर काबू, लक्ष्य, विश्वास, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में गलतियां भी होती हैं, बुरा वक्त भी आता है, उसका क्या? बिल्कुल, और इसी के लिए हिल का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है, अतीत के दरवाजे बंद करो। मतलब जो हो गया सो हो गया। पुरानी नाकामियां, पुराने दुख, उन्हें पकड़कर मत बैठो, उन्हें अतीत में ही छोड़ दो। अपना ध्यान भविष्य पर लगाओ। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करना मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो होता है, लेकिन हिल कहते हैं कि अक्सर अतीत की जो बड़ी मुश्किलें होती हैं ना, वही भविष्य की बड़ी कामयाबियों का रास्ता खुलती हैं। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हिल ने अपना ही अनुभव बताया है। उनके एक साथी थे जो उनके प्रकाशक भी थे, डॉन मेलेट। उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसी दौरान यूएस स्टील के जज गैरी के साथ उनका एक बड़ा पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट होना था, वो भी खटाई में पड़ गया। मतलब एक साथ 2 बड़े झटके। उस वक्त तो लगा कि सब खत्म, बर्बादी है ये। लेकिन सालों बाद हिल को एहसास हुआ कि अगर उस वक्त जज गैरी का साथ मिल जाता तो शायद लोग उन्हें बिग बिजनेस का आदमी समझते। उनकी जो आम आदमी के लिए फिलॉसफी थी वो शायद उतनी नहीं फैलती। बिल्कुल। तो जो उस वक्त भयानक दुर्भाग्य लग रहा था, समय ने उसे एक तरह से असीम अच्छाई में बदल दिया। ये तो कमाल की बात है। और भी उदाहरण होंगे? हाँ, कई हैं। नट हैम्सन नॉर्वे से अमेरिका आए थे, यहाँ हर काम में फेल हुए, बिल्कुल असफल। फिर उन्होंने अपने संघर्षों पर एक किताब लिखी, हंगर, और उसी किताब के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वाह, अब्राहम लिंकन का भी तो यही था। बिल्कुल। लिंकन को देखिए, प्यार में नाकामी मिली, बिजनेस में फेल हुए, कई बार चुनाव हारे, कितनी बार गिरे, लेकिन हर बार अतीत को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ते रहे, और आखिरकार राष्ट्रपति बने। तो हिल का निचोड़ क्या है इस पर? निचोड़ ये है, और ये उनकी बहुत मशहूर लाइन है, हर विपत्ति, हर मुश्किल अपने अंदर अपने बराबर या उससे भी बड़े फायदे का बीज छुपाए रखती है। Every adversity has within it the seed of an equivalent or greater benefit. जैसे एडिसन का बहरापन। हाँ, वो एक कमी थी, जाहिर है, पर एडिसन ने उसे अपनी ताकत बना लिया। वो कहते थे, इससे मैं फालतू की बकवास सुनने से बच जाता हूँ और अंदर की आवाज, मतलब अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दे पाता हूँ। कमाल है। तो अतीत से निपट लिया, अब आते हैं एक और बड़े दुश्मन पर, डर। शायद मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। बिल्कुल। हिल ने 7 बड़े डरों की बात की है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, हाँ, आजादी छीनने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये 7 मुख्य डर हैं। और हिल का मानना था कि डर एक तरह की उल्टी प्रार्थना है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अच्छी सोच अच्छी चीजें आकर्षित करती हैं, वैसे ही डर बुरी चीजों को, विनाशकारी शक्तियों को न्योता देता है। जैसे गरीबी का डर। गरीबी का डर अक्सर लोगों को वो हिम्मत ही नहीं करने देता जो गरीबी से निकलने के लिए जरूरी है। वो पहले ही हार मान लेते हैं। और आलोचना का डर। आलोचना का डर, ये तो पहल करने से ही रोक देता है, नया सोचने से, कुछ अलग करने से। हेनरी फोर्ड का उदाहरण सोचिए, जब वो बड़े पैमाने पर कार बनाने की सोच रहे थे, लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था। अगर वो डर जाते तो आज दुनिया शायद अलग होती। बीमारी का डर भी तो है। और बीमारी का डर तो कई बार सचमुच बीमार कर देता है, जिसे आजकल साइकोसोमैटिक कहते हैं ना, मन का असर तन पर। हिल मानते थे कि विश्वास यानी फेथ सबसे बड़ी दवा है, डर का सबसे बड़ा इलाज। बुढ़ापे के डर के बारे में क्या कहते थे हिल? उस पे हिल का नजरिया बहुत पॉजिटिव था। वो कहते थे कि कुदरत जब हमसे जवानी लेती है तो बदले में समझ और ज्ञान देती है। उम्र एक बोझ नहीं, एक संपत्ति है, उसे वैसे ही देखना चाहिए। और मौत का डर, इसका क्या इलाज है? हिल का तर्क बड़ा सीधा था। देखो, किसी को पक्के तौर पे नहीं पता कि मौत के बाद क्या होता है,
तो जो चीज अनजान है उससे डरना क्यों? जरूरी ये है कि हम अभी जो जिंदगी जी रहे हैं उसे अच्छे से जिएं, बस। डर से निकलकर अब बात करते हैं पैसे की। आखिर किताब का नाम ग्रो रिच भी तो है। हाँ, पैसा जरूरी है, लेकिन यहाँ हिल एक चेतावनी देते हैं कि पैसे के पीछे हद से ज्यादा भागना या जरूरत से ज्यादा जमा करने की कोशिश करना ये मन की शांति छीन सकता है। उन्होंने अपने एक करोड़पति दोस्त का जिक्र किया ना। हाँ, जिसके पास $25 मिलियन थे, लेकिन वो आदमी हर वक्त इसी फिक्र में बीमार रहता था कि कहीं ये पैसा चला ना जाए। तो हिल ने उसे क्या सलाह दी? हिल ने कहा, देखो, अगर पैसा तुम्हारे मन का चैन छीन रहा है तो चैन चुनो, पैसा नहीं। मन की शांति ज्यादा कीमती है। और पैसे कमाने के तरीके पर भी कुछ कहा है उन्होंने? बिल्कुल। हिल इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सबसे ज्यादा संतुष्टि, सबसे ज्यादा खुशी उस पैसे से मिलती है जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से कमाया हो। अच्छा। वो उन अमीर माँ बाप की आलोचना भी करते हैं जो अपने बच्चों को इतनी ज्यादा सहूलियतें दे देते हैं कि उन्हें मेहनत करके कमाने और सीखने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे वो अमीर वकील के बेटों का किस्सा। हाँ, वही। पिता ने इतनी दौलत छोड़ी और बेटों ने सब उड़ा दी। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी कीमत ही नहीं पता थी, उन्होंने वो कमाई नहीं थी। और यहीं पर बचत का महत्व आता है शायद। एकदम सही, बचत की आदत। हिल कहते हैं ये सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये आदत आपको फिजूल खर्ची से बचाती है, आपको पैसे की असली कीमत सिखाती है। उन्होंने किसी की मदद भी की थी ना बचत करने में। हाँ, एक आदमी था जिसे लगता था वो बचा ही नहीं सकता। हिल ने उसे एक सिंपल तरीका बताया। कहा, अपने छोटे छोटे खर्च लिखो, सिगरेट पर कितना गया, शू शाइन पर कितना, सब। फिर उसे समझ आया कि कितना पैसा यूं ही जा रहा है। उसने कटौती की और बचत शुरू कर दी। हिल कहते हैं बचत करना एक तरह से आपके चरित्र का भी आईना है, दिखाता है कि आप में अनुशासन है। तो पैसा कमाया, बचाया, अब आगे। अब आता है उसे बांटने का हुनर। हिल इसे कहते हैं द ब्लेस्ड आर्ट ऑफ शेयरिंग योर रिचेस, अपनी समृद्धि बांटने की पवित्र कला। बांटने से समृद्धि बढ़ती है। हाँ, उनका यही सिद्धांत है। जो समृद्धि बांटी जाती है वो बढ़ती है। और ये सिर्फ पैसे बांटने की बात नहीं है, अपना समय देना, अपना ज्ञान देना, किसी को सहारा देना, ये सब इसमें शामिल है। एडवर्ड च्वेट का उदाहरण इसमें फिट बैठता है। बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एडवर्ड च्वेट ने अपना लगभग 90% समय सरकार के लिए वॉर बॉन्ड बेचने में लगाया, मुफ्त में। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनका खुद का जो इंश्योरेंस का बिजनेस था वो अप्रत्याशित रूप से, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने उन्हें पहचाना, उन पर भरोसा किया। तो ये वही क्षतिपूर्ति का नियम हुआ, लॉ ऑफ कंपेंसेशन। एग्जैक्टली। जो आप देते हैं वो कई गुना होके आपके पास लौटता है। एंड्रू कार्नेगी ने लाखों डॉलर दान करके पब्लिक लाइब्रेरीज खुलवाईं। हिल की अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच लोग अक्सर दूसरों की मदद के लिए गिफ्ट करते हैं। ये सब इसी नियम के उदाहरण हैं। और ये बांटना सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी जरूरी है। बहुत जरूरी। हिल कहते हैं कि ज्यादातर सफल आदमी वो होते हैं जो घर में प्यार और साझेदारी का माहौल बनाए रखते हैं, जहां पत्नी को पैसों के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े, जहां पति अपनी कमाई और अपने कामों के बारे में खुलापन रखे, ट्रांसपेरेंसी हो। अगला पॉइंट थोड़ा दिलचस्प है। एक स्वस्थ अहंकार, हेल्दी ईगो विकसित करना। अहंकार शब्द सुनकर थोड़ा नेगेटिव लगता है। हाँ, लगता है, पर हिल का मतलब यहाँ घमंड या ईगोइज्म से नहीं है। वो अहंकार को परिभाषित करते हैं इंसान की खुद को सही ढंग से जताने की प्रवृत्ति, सेल्फ असर्शन, मतलब आत्मविश्वास, आत्ममूल्य की भावना। हिल कहते हैं कि जिन लोगों के पास मन की शांति होती है उनमें ये स्वस्थ अहंकार होता है। ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, ये अंदर की ताकत है। जैसे एडविन सी बार्न्स। बिल्कुल। एडविन सी बार्न्स का किस्सा याद है ना? फटे हाल पहुंचे थे एडिसन के ऑफिस, कोई पहचान नहीं, कोई पैसा नहीं, लेकिन एक जबरदस्त यकीन था अंदर कि वो एडिसन के पार्टनर बनेंगे। हाँ, और बन भी गए। ये था स्वस्थ अहंकार। उन्हें अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर भरोसा था। हिल ये भी कहते हैं कि बचपन के अनुभव हमारे इस अहंकार को बनाते या बिगाड़ते हैं। इन सवालों के जवाब। हाँ, इन सवालों के जवाब हमें समझा सकते हैं कि आज हमारा आत्मविश्वास या हमारी हिचकिचाहट कहाँ से आ रही है। वो सेल्समैन वाली कहानी भी तो इसी से जुड़ी है। हाँ, वो सेल्समैन जिसका काम एकदम ढीला पड़ गया था। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। तो हिल ने उसे वो कान वाला भोंपू दिया। हाँ, मजाक में एक नकली कान का भोंपू ईयर ट्रम्पेट दिया और कहा, जब ग्राहक नानुकुर करे तो इसे कान पर लगा लेना ताकि तुम्हें सुनाई ही न दे।
और इसका असर हुआ? कमाल का असर हुआ। उस सेल्समैन का आत्मविश्वास लौट आया, वो नेगेटिव बातों को अनसुना करने लगा और उसका काम फिर से चल पड़ा। तो सबके लिए अहंकार बढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल। किसी के लिए नई महंगी कार कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकती है, किसी के लिए गोल्फ का नया सेट, किसी के लिए हीरे की अंगूठी। मुद्दा यह है कि आप खुद को महत्व दें, अपनी कीमत समझें। अब एक और सिद्धांत पर आते हैं जो थोड़ा शायद विवादास्पद भी लगे कुछ लोगों को। यौन भावना को उपलब्धि की शक्ति में बदलना। हाँ, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स इमोशन। हेल इसे बहुत ज्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि यौन ऊर्जा, सेक्स एनर्जी, इंसान की सबसे शक्तिशाली, सबसे क्रिएटिव ऊर्जाओं में से एक है। और ये हमेशा मौजूद रहती है? हाँ, ये हमेशा मौजूद रहती है। हिल कहते हैं कि अगर इस जबरदस्त ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक तौर पर ही खर्च ना किया जाए, बल्कि इसे रचनात्मक कामों में, अपने लक्ष्य को पाने की लगन में बदला जाए, तो ये कमाल की ताकत बन सकती है। यही चीज पर्सनल मैग्नेटिज्म लाती है। बिल्कुल। वो जो कुछ लोगों में एक खास खिंचाव होता है, एक करिश्मा, हिल के मुताबिक उसका स्रोत अक्सर यही रूपांतरित यौन ऊर्जा होती है। सफल लोगों में ये ऊर्जा ज्यादा होती है, ऐसा भी कहा है? हाँ, अक्सर। हिल ने उस विज्ञापन बेचने वाले का उदाहरण दिया था, दिखने में साधारण, कपड़े भी मैले कुचैले, पर उसमें एक अजीब सी तीव्र ऊर्जा थी। हिल मानते थे कि ये मूल रूप से यौन ऊर्जा ही थी जिसे उसने अपने काम में लगा दिया था, और उसी ऊर्जा के कारण उसने हिल को विज्ञापन बेच दिया। और वो उपदेशक बिली संडे? हाँ, बिली संडे जैसे मशहूर उपदेशक, हिल कहते हैं कि वो अपनी इसी यौन ऊर्जा को अपने शक्तिशाली भाषणों में बदलते थे। महान संगीतकार, कलाकार, नेता, वकील, इन सब में अक्सर वो कुछ एक्स्ट्रा, वो इट फैक्टर होता है। हिल के लिए वो यही रूपांतरित ऊर्जा है। लेकिन हिल ये भी मानते हैं कि नौजवान अक्सर इस पहलू को नहीं समझ पाते। हाँ, वो कहते हैं कि युवा अवस्था में अक्सर ध्यान सिर्फ शारीरिक पहलू पर रहता है। इस ऊर्जा के रूपांतरण की जो शक्ति है, उसका एहसास अक्सर जीवन में बाद में होता है। हिल का मानना था कि एक संतुलित, प्यार भरा रिश्ता करियर के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन शर्त यही है कि इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा बचाया जाए और रचनात्मक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये सारे सिद्धांत तो व्यक्ति पर केंद्रित हैं। क्या हिल ने समूह की शक्ति के बारे में भी कुछ कहा है? ओ हाँ, बिल्कुल। और ये उनका एक बहुत ही मौलिक विचार है, मास्टरमाइंड समूह, द मास्टरमाइंड ग्रुप। ये क्या होता है मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड का मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग पूरे तालमेल के साथ एक मन होकर किसी एक निश्चित लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं या सोचते हैं, तो उनके दिमागों की जो मिलीजुली शक्ति पैदा होती है, वो उनकी अलग अलग शक्तियों के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। एक तरह की सिनर्जी। ये कैसे काम करता है? कोई वैज्ञानिक आधार? हिल इसे मानसिक प्रसारण या मेंटल ब्रॉडकास्टिंग से जोड़ते हैं। जैसे रेडियो स्टेशन से तरंगे निकलती हैं और रिसीवर उन्हें पकड़ता है, वैसे ही हमारे दिमाग से भी विचार तरंगे निकलती हैं। जब कई दिमाग एक ही लक्ष्य पर एक ही लय में फोकस करते हैं, तो वो एक दूसरे की तरंगों को पकड़ते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। एक ज्यादा शक्तिशाली सामूहिक दिमाग जैसा बन जाता है। आइंस्टाइन का जिक्र भी करते हैं वो। हाँ, वो कहते हैं कि आइंस्टाइन के E=mc² ने साबित किया कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही चीज है, और ऊर्जा मूल रूप से कंपन है, वाइब्रेशन है। तो विचार भी एक तरह के कंपन है, जो एक मन से दूसरे मन तक पहुंच सकते हैं अगर ट्यूनिंग सही हो। तो अगर किसी को अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना हो तो कैसे बनाएं? हिल ने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला, ऐसे लोगों को चुनें जिनके साथ आपकी सोच मिलती हो, जिनके साथ तालमेल हो, हार्मनी हो। दूसरा, लक्ष्य आपसी तरक्की होना चाहिए, सबका फायदा। तीसरा, नियमित रूप से मिले। चौथा, मीटिंग का एजेंडा साफ हो ताकि समय बर्बाद ना हो। और नए सदस्यों को शामिल करने से पहले एक ट्रायल पीरियड रखें, देखें कि वो ग्रुप के साथ फिट होते हैं या नहीं। जीवन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे ईमानदारी, सहयोग, उन पर सबकी सहमति होनी चाहिए। और सबसे जरूरी, ग्रुप में जो भी बात हो वो बाहर न जाए। गोपनीयता बहुत जरूरी है। उन्होंने पर्सनल प्रॉब्लम क्लिनिक का भी आइडिया दिया था। हाँ, ये एक बहुत अच्छा आइडिया था कि मास्टरमाइंड ग्रुप आम लोगों की निजी समस्याएं सुलझाने में मदद कर सकता है। इससे समाज सेवा भी होगी और ग्रुप के सदस्यों का अपना विकास भी होगा। बीमा एजेंट, डॉक्टर, टीचर, पादरी, कोई भी ऐसा कर सकता है। मास्टरमाइंड ये जुड़ा एक और गहरे नियम से, जिसकी बात हिल बार बार करते हैं, शक्ति पूर्ति का शाश्वत नियम।
द इटर्नल लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। हाँ, और इसके लिए वो रैल्फ वॉल्डो इमर्सन के निबंध कॉम्पेंसेशन को बाइबल जैसा मानते थे, बहुत ज्यादा महत्व देते थे उसे। ये नियम कहता क्या असल में? ये नियम बस इतनी सी बात कहता है कि आप जो भी करते हैं उसका फल आपको मिलता ही मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ये सिर्फ कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये प्रकृति का, ब्रह्मांड का एक नियम है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, बल्कि उससे ज्यादा काटेंगे। हिल ने अपनी जिंदगी का कोई किस्सा बताया इससे जुड़ा? हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे अटलांटा में उन्होंने अपने एक दोस्त मार्क वुडिंग की बिना किसी स्वार्थ के मुफ्त में मदद की थी, और उस एक नेकी ने, उस एक मदद ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू की। क्या हुआ? उसी की वजह से उनकी मुलाकात होमर पेज से हुई, जो उनके प्रकाशक बने। उसी वजह से उन्हें मन की शांति मिली, और आखिरकार उसी की वजह से उनकी मुलाकात उस महिला से हुई जो बाद में उनकी पत्नी बनी। तो एक छोटी सी निस्वार्थ सेवा सालों तक अच्छे फल देती रही। एमर्सन की वो लाइन क्या है, हमारे हर सौदे में एक तीसरा चुपचाप शामिल होता है। हाँ, मतलब आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन इस शाश्वत नियम को नहीं। आप असल में सिर्फ खुद को ही धोखा दे सकते हैं। ईमानदारी से की गई सेवा, ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। एमर्सन तो ये भी कहते हैं कि अगर आपका मालिक आपकी कद्र ना करे तो और ज्यादा सेवा करो। हाँ, वो कहते हैं कि भुगतान में, यानी अच्छे फल मिलने में जितनी देर होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस खजाने का नियम है, आपको सूद समेत वापस मिलेगा। कमाल है। और अब हम आते हैं विल के शायद सबसे गहरे, सबसे परिपक्व विचार पर। सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक नजरिया रखना, परिप्रेक्ष्य और संतुलन। और वो अजीब सी लगने वाली बात, आखिरकार कुछ भी उतना मायने नहीं रखता। अल्टीमेटली नथिंग मैटर्स। हाँ, ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है कि इतनी मेहनत, इतनी सफलता की बात करने के बाद ये कैसी निराशावादी बात। लेकिन उनका मतलब निराशावाद से नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। उनका मतलब था चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना। हाँ, सफलता जरूरी है, पैसा जरूरी है, उपलब्धि जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जीवन इससे बड़ा है। मन की शांति के लिए ये नजरिया जरूरी है। उन्होंने उस कार रेंटल वाले का उदाहरण दिया था। हाँ, वो आदमी अपनी सफलता का सारा क्रेडिट खुद को दे रहा था। मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। वो ये भूल रहा था कि बाहरी हालात कैसे थे, किन लोगों ने मदद की, मतलब वो परिप्रेक्ष्य खो बैठा था। हिल ने अपना एक अनुभव भी बताया था पहले विश्व युद्ध के दौरान का। हाँ, एक बहुत अजीब रहस्यमयी अनुभव। उन्हें अचानक लगा कि उन्हें अपने टाइपराइटर पे कुछ लिखना है। बहुत तीव्र इच्छा हुई, उन्होंने लिखना शुरू किया, पर सिर्फ 3 शब्द निकले। क्या? अल्टीमेटली नथिंग मैटर्स। बस, आखिरकार कुछ भी मायने नहीं रखता। उन्हें तब इसका मतलब समझ नहीं आया। बाद में समझ आया? हाँ, बाद में, जब उन्होंने एक बहुत जरूरी संदेश पर बहुत मेहनत की, जिसे शायद युद्ध का रुख बदल सकता था, लेकिन जब तक वो तैयार हुआ, युद्ध विराम हो गया। वो सारी मेहनत बेकार हो गई। तब उन्हें उन 3 शब्दों का गहरा मतलब समझ आया। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का उदाहरण भी इससे जुड़ता है। हाँ, विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस के लिए कितनी मेहनत की। उनका सपना था वो, लेकिन वो फेल हो गया, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। हिल को लगा कि ये भी उसी बात को पुष्ट करता है, हम कितनी भी कोशिश करें, चीजें बदलती हैं, सब कुछ स्थायी नहीं है। प्रकृति भी तो यही सिखाती है। बिल्कुल, शाश्वत परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। इस विशाल ब्रह्मांड के पैमाने पर देखें तो हमारी व्यक्तिगत चिंताएं, हमारी सफलताएं, हमारी विफलताएं कितनी छोटी लगती हैं। और ये सोच डर कम करने में मदद करती है। हाँ, ये हमें वर्तमान क्षण में जीने में मदद करती है। जो लोग अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, जैसे एल्बर्ट हबर्ड का जिक्र करते हैं हिल, वो अक्सर उन लोगों से ज्यादा स्थायी विरासत छोड़ जाते हैं जो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि उनका हर काम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। हिल ने किताब के अंत में मास्टर्स के महान स्कूल से हुई एक मुलाकात का भी जिक्र किया है। हाँ, एक बहुत ही रहस्यमयी सा हिस्सा है वो, जहां उन्हें जीवन का परम रहस्य या सुप्रीम सीक्रेट बताने का अधिकार मिला, ऐसा वो कहते हैं, और जीवन के जंगल और उसके 26 दुश्मनों पर काबू पाने का मार्गदर्शन मिला। और उसका सार क्या था? सार वही था जो पूरी किताब में घूमता है। सच्ची उपलब्धि और सच्ची शांति वर्तमान में है, खुद को बेहतर बनाने में है, दूसरों की सेवा करने में है, न कि अहंकार में या सिर्फ बाहरी दिखावे में या अतीत के बोझ में। तो अगर हम नेपोलियन हिल के इन बात के विचारों को समेटें
तो सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से सार यही है कि सच्ची अमीरी, सच्ची समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं है। वो है दौलत के साथ या बिना दौलत के भी मन का सुकून, पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल, और ये सुकून पाने के लिए अपने मन पर काबू पाना जरूरी है, अपना जीवन जीना जरूरी है। अतीत को पीछे छोड़ना, डर पर जीत हासिल करना, पैसे को अपना गुलाम बनाना, उसका गुलाम नहीं बनना। उदारता से बांटना, एक स्वस्थ आत्मविश्वास रखना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना, दूसरों के साथ तालमेल बिठाना, वो मास्टरमाइंड वाला सिद्धांत। और जिंदगी को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना, समझना कि सब कुछ आता जाता है। और हिल का वो परम रहस्य क्या था आखिर में? असल में वो वही पुराना लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांत था। इंसान का दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। What the mind of man can conceive and believe, it can achieve. तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपकी अपनी महत्वाकांक्षा है, कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत है, उसे और ये जो अंदरूनी शांति और नजरिए की बात हिल कर रहे हैं, इन दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या वाकई ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर सोचिएगा जरूर। इस गहरी बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है हिल की ये विचार आपके अपने जीवन के सफर में कुछ रोशनी जरूर डालेंगे।